नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पिछली जो क्लास थी उसको अब कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है। ये साख होता क्या है, इसका मतलब क्या है? साख का शाब्दिक अर्थ पूछे तो यानी विश्वास पर भरोसा होता है। विश्वास का क्या होता है? भरोसा होता है। अरे वैसे हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसका मतलब ये होता है कि ऋण का भुगतान करना या ऋण कर्ज लेना क्या कहलाता है? साख कहलाता है। साख के दो बिंदु होते हैं, साख के दो कारण बनते हैं, एक तो अनौपचारिक, एक औपचारिक। अनौपचारिक ऋण वो होता है जैसे हम किसी निजी व्यक्ति के पास जाकर ऋण लेते हैं, जैसे साहूकार हो सकता है, महाजन हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। अनौपचारिक में हम ये सब पढ़ते हैं। औपचारिक के अंदर यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है, लोन लेता है, या पैसे उधार लेता है, या बैंक समिति से ऋण उधार लेता है, उसे औपचारिक स्रोत बोलते हैं साख का। तो हमारा प्रश्न है कि साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। तो साहूकार भी इसमें शामिल है, महाजन भी इसमें शामिल है, रिश्तेदार भी इसमें शामिल है, और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। वैश्वीकरण क्या होता है? आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है कि विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। यानी विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। हमारा प्रश्न ये है कि देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। उत्पादकों के बीच कम प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है होड़, मुकाबला। यानी मुकाबला क्या होगा? कम होगा? नहीं, यानी संबंध अच्छा होगा, एकीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, तो मुकाबला क्या होगा? बहुत तेज होगा, ज्यादा होगा। तो उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, यानी अधिक मुकाबले होंगे। हाँ जी हाँ, ये सही रहेगा। उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। तो इसका मतलब यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वह होगा कि उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा का होना। वह ओपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया था। यानी एक ऐसा कानून था जिसका नाम कोपरा, यानी कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ही दूसरा नाम है कोपरा। इसका क्या है? दूसरा नाम है। ये कानून है, ये 1986 के अंदर क्या किया गया था? पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित किया गया था। अब प्रश्न में पूछा है कि कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया था। यानी जो ये सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कहाँ स्थापित किया गया था? जिला मंच पर, राज्य मंच में, राष्ट्रीय मंच या उपयुक्त सभी। यानी इन तीनों ही मंचों में कोपरा यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो इनमें द सही उत्तर क्या होगा? द, तीनों में ही स्थापित किया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है। निवेश मतलब खर्च, यानी व्यय करना, यानी खर्च करना, या ऐसे बोल सकते हैं पैसा लगाना निवेश कहलाता है। क्या? पैसा लगाना या खर्च करना क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है, तो विदेशी निवेश कहा जाता है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जो बहुत सारे देशों के अंदर स्थापित होती है, इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 15 अप्रैल को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 दिसंबर को भारत के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ब। उत्तरी दक्षिणी गलियारे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उत्तरी छोर है।
यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो उत्तरी दक्षिणी गलियारे हैं उसका उत्तरी छोर कौन सा है। भारत के अंदर दो प्रकार के गलियारे हैं, एक तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा और दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी पूर्वी पश्चिमी गलियारा। यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी और दूसरा है पोरबंदर से सिलचर। ये सिलचर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये जम्मू कश्मीर और ये तमिलनाडु। और पोरबंदर आप जानते हो गुजरात के अंदर। तो अब हम बता सकते हैं कि उत्तरी दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर है तो श्रीनगर। इसका उत्तर सही क्या होगा? श्रीनगर, ए आएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि समन्वय चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। यह भारत का प्रसिद्ध महाराजमार्ग है। यानी इस राजमार्ग से ये राजमार्ग औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और ये 6 लेन वाला महाराजमार्ग है। 6 लाइन वाला क्या है? महाराजमार्ग है। यह है राजमार्ग दिल्ली को मुंबई को चेन्नई व चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। यानी भारत की ये 4 प्रमुख बड़े बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य होता है। समन्वय चतुर्भुज के बारे में पूछा जाए कि वो कौन से 4 बड़े या महानगर हैं जिनको आपस में जोड़ता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? आपको पता है कि भारत का प्राचीन यानी पुराना, कृत्रिम यानी जिसको बनाया गया है, पतन यानी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जलयान क्या करते हैं? आते हैं, ठहरते हैं, माल को लादने का कार्य करते हैं, चढ़ाने का कार्य करते हैं, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? पतन कहा जाता है। आपको पता है हल्दिया पतन कहाँ पे है? हल्दिया पतन है कोलकाता के अंदर। मुंबई पतन यानी ये एक प्राकृतिक बंदरगाह बोल सकते हैं या पतन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये चेन्नई चेन्नई एक ऐसा पतन है भारत का जो कृत्रिम पतन है, जिसे बनाया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा स, यानी चेन्नई भारत का प्राचीनतम यानी पुराना कृत्रिम पतन यानी बंदरगाह है, तो स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको पता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इस राजधानी के अंदर 2 प्रकार के भाषाई समुदाय के लोग निवास करते हैं, एक है डच और दूसरा फ्रेंच। यानी कुछ लोग डेंच भाषा बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो आपको इसमें से देखना है कि सर्वाधिक यानी अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसमें अधिकतर लोग जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं, यानी फ्रेंच को भाषा को बोलने वाले लोग क्या करते हैं? यहाँ पर निवास करते हैं। लगभग 80% लोग क्या है? फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बेल्जियम के अंदर यानी कितने भाषाई समुदाय के लोग निवास करते हैं? तो इस बेल्जियम के अंदर क्या है? 3 भाषाई समुदाय के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। एक तो पहला है यानी डच भाषा को बोलने वाला, यानी बेल्जियम की हम बात करें, बेल्जियम के अंदर 3 प्रकार के भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं। एक है डच, लगभग 59% लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। कौन सी? डच भाषा। दूसरा हमारा यानी इसके अंदर दूसरी यानी लगभग यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 40% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा लगभग 40%। और एक तीसरी भाषा है जो यानी जर्मन भाषा बोल सकते हैं, यानी जर्मन भाषा 1% लोग क्या करते हैं? शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है। शासन को हम क्या बोल सकते हैं? सरकार बोल दें, सरकार यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। ये सरकार के अंग क्या होते हैं? यानी 3 प्रकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। यही होते हैं ना।
यानी सरकार के अंग। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता यानी शक्ति का बंटवारा करना। तो ए के अंदर हमें बताया गया है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। आप जानते हो क्षैतिज वितरण क्या होता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा करना। क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर यही होने वाला है, शायद यही है। दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का क्या करना? बंटवारा करना। जैसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में सत्ता का क्या करते हैं? हम बंटवारा करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि सत्ता के विभिन्न समूहों में बंटवारा, यानी कहने का मतलब है कि सत्ता के समूह है, यानी जो पार्टी दल समूह है उनके बीच में सत्ता को बांटना, और दय के अंदर इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, उनके सदस्यों को पंच कहा जाता है। जिला प्रमुख और ये मेयर क्या होता है? जिला प्रमुख और मेयर, जिला प्रमुख और मेयर होता है। जिला प्रमुख होता है जिला परिषद का मुखिया, उसको जिला प्रमुख कहा जाता है। मेयर होता है कि जो बड़े जो महानगर है, बड़े नगर या निगमों के राजनीतिक प्रमुख को, यानी बड़े जो नगर है, नगर के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? राजनीतिक प्रमुख को मेयर कहते हैं, मेयर कहते हैं, याद रखना। यानी जिला प्रमुख यानी जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। पंच होता है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है। सरपंच इनका अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। संचार विषय किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि भारत के जो विषयों के बंटवारे के लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उनमें से जो संचार का जो विषय आता है वो कौन सी सूची में आता है? तो आपको पता है संचार का विषय किस में आता है? संघ सूची के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि भारत के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि सूचियों के बारे में बताइए। तो भारत में जो विषयों का बंटवारा है, विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। 3 सूचियों में किया गया है। 1 नंबर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये संघ सूची क्या है? ए की बात करें 1 नंबर संघ सूची, यानी इसके अंदर केंद्र के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, 97 विषयों पर चर्चा की गई है, और इन पर जो कानून बनाने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार करती है। संघ सूची की हम बात करें, इसमें केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। 97 महत्वपूर्ण विषय, कितने? 97 महत्वपूर्ण विषय रखे गए। उन पर जो कानून बनाने का कार्य है, कानून बनाने का कार्य, रख रखाव का कार्य किसका है? केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का। और राज्य सूची के अंदर यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची के अंदर इसमें कानून राज्य और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, रख रखाव करते हैं। हम बात करें विषयों की बात करें, संघ सूची के अंदर विषय कौन कौन से आते हैं? तो एक तो है प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, और बैंकिंग मुद्रा, विदेशी मामले हो सकते हैं, विदेशी मामले, और संचार। ये है संचार, हाँ एक तो ये संचार। बहुत सारे ऐसे हैं, यानी बताया गया कि 97 विषय रखे गए हैं संघ सूची के अंदर। राज्य सूची की हम बात करें, पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य यानी कृषि है, संचार है, ये इसके अंदर रखा गया है। यानी राज्य सूची के अंदर व्यापार और पुलिस यानी बहुत सारे विषय हैं। जब हम समवर्ती सूची की बात करें, शिक्षा है,
वन है, विवाह है या मजदूर संघ है, ये इनके अंदर रखा गया है। अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? अमेरिकन एशियन, एफ्रो अमेरिकन, अमेरिकन एशियन, एग्लो इंडियन। तो इसका एफ्रो अमेरिकन है, इसका सही उत्तर होगा एफ्रो अमेरिकन। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक अफ्रीका के जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको गुलाम बनाकर अमेरिका लाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? ये किसने बोला था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? ए के अंदर महात्मा गांधी जी, ब के अंदर सुभाष चंद्र बोस और स के अंदर जवाहरलाल नेहरू और द के अंदर कार्ल मार्क्स ने। तो ये कहना है महात्मा गांधी जी का कि जिन्होंने ये कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों जुड़े हुए हैं। नारीवादी वह पुरुष या महिला है जो विश्वास करता है पुरुषों व महिलाओं के संयुक्त अधिकारों में, पुरुष व महिला के अलग अलग अधिकारों में, पुरुष व महिला के समान अधिकारों में, इनमें से कोई नहीं। ये नारीवादी होता क्या है? नारीवाद क्या होता है? ये एक विचार है, ये एक क्या है? विचार है जो ये कहता है कि जो स्थिति पुरुषों की है समाज के अंदर, वैसे ही क्या होनी चाहिए? महिलाओं की होनी चाहिए। यानी ये एक ऐसा विचार है जो ये कहता है कि जो स्थिति समाज के अंदर पुरुषों को प्राप्त है, वैसी स्थिति महिलाओं को प्राप्त हो। तो इसका सही उत्तर होगा कि पुरुष व महिला के समान अधिकारों पर क्या करता है? विश्वास करता है। कौन करता है? नारीवादी। ठीक है, यानी महिला और पुरुष के समान अधिकार होने चाहिए। इसका सही उत्तर होगा स। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब कानून कब पास किया गया था? सन 2000 में, सन 2004 में, सॉरी 5 में, सन 2014 में, सन 2019 के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सन 2005 के अंदर भारत में सूचना अधिकार अधिनियम क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में जन आंदोलन का उदाहरण है, यानी जन मतलब लोग, यानी ऐसा आंदोलन जिसमें लोगों ने भाग लिया था। शराब विरोधी आंदोलन में भी जनता ने भाग लिया था, पर्यावरण आंदोलन में भी जनता ने भाग लिया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी जनता ने भाग लिया था। उपयुक्त सभी, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? काशीराम साहू महाजन, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इसका सही उत्तर होगा कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ममता बनर्जी। और नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपको पूछ लिया जाए तो 1885 के अंदर नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। विभिन्न देशों अथवा राज्यों की तुलना प्राय किस आधार पर बेहतर तरीके से की मापी जा सकती है? यानी विभिन्न देशों व राज्यों की तुलना करने हमें सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय, लोगों को खाद्यान्न उपलब्धता पर, लोगों को ऊर्जा की उपलब्धता पर। तो आपको पता है कि दो देशों और राज्यों के बीच में हम तुलना करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के आधार पर करते हैं। तो ये औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय यानी राष्ट्रीय आय पर क्या करते हैं? आय पर कुल जनसंख्या का भाग देंगे। जो आय प्राप्त होगी, जो आय प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। इसका सूत्र होता है कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। आपसे पूछा जा सकता है